एक फीमेल गुजरती है अबाउट द मेनोपॉज, द पेरी मेनोपॉज स्टेज, खुल के बात भी नहीं कर पाती या किससे बात करें ये नहीं पता है। तो आप अगर थोड़ा सा दर्शकों को बताएं पेरी मेनोपॉज या मेनोपॉज स्टेज का होता है। जो एज है वो 40 से हम 60 तक इंक्लूड कर सकते हैं। 40 to 50 इज बेसिकली पेरी मेनोपॉज। रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ी आती है या यूट्रस रिलेटेड कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो इसके बाद का स्टेज क्या होगा? देखिए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या सिम्टम्स है, क्या लक्षण है, उस लक्षणों को अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। सेकंड, आपके जो सोनोग्राफी है और आपकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुई है उसमें क्या रिपोर्ट है। तो अगर ये जैसे आपने बोला कि एक ओपन भी करते हो आप और एक लैप्रोस्कोपिकली सर्जरी भी करते हैं। देखिए, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को एक की होल सर्जरी कहा जाता है कि ये मतलब इसमें इंसिजन कोई भी बड़ा नहीं है, सिर्फ होल्स टाइप के छोटे छोटे इंसिजन है। 3 या 4 पोर्ट के थ्रू हम करते हैं ये सर्जरी। मिनिमम की लोगों को लगे कि दिस इज नॉट समथिंग वेरी ऑकवर्ड कि हम पेरीमेनोपॉजल चेंजेस के बारे में बात करें, ब्लीडिंग के बारे में, आपकी लो एनर्जी की मैं ऐसी क्यों हो गई हो, तो कहीं कहीं अपने आप को ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं कि फाइब्रॉइड्स है, फाइब्रॉइड हो रही है, हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, तो इसका क्या विकल्प है? देखिए, फाइब्रॉइड एक जनरली इट इज नॉन मैलिग्नेंट डिजीज। तो सबसे पहले अगर आपके फाइब्रॉइड आ गया यूट्रस में तो आप कैंसर करके बहुत ज़्यादा डरें नहीं। लेकिन हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो उनको कभी नहीं पता होता कि उनके फाइब्रॉइड है, और जब हम फर्स्ट सोनोग्राफी करते हैं प्रेगनेंसी की तब हमें पता चलता है कि शी इज डायग्नोस्ड विद फाइब्रॉइड ऑल्सो। कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आफ्टर 40 एक हेल्थ चेकअप कराना। हेल्थ चेकअप हेल्थ चेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। 40 के बाद आप शेड्यूल कर लें कि एक बार गायनिक विजिट होनी चाहिए, जीन एग्जामिनेशन होना चाहिए, और जो भी रूटीन हेल्थ चेकअप है। अगर मैं रूटीन हेल्थ चेकअप की बात करूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका हैप्पी हेल्थ पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे वुमेन हेल्थ के बारे में। महिलाएं काफी सारे दौर से गुजरती हैं अपने जीवन काल में। वो शुरू होता है जब वो जन्म लेती हैं, उसके बाद उनके शरीर में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, उनके लाइफ में भी काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, मेंटली उनके काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। बहुत सारे चेंजेस के बारे में बहुत सारे अवेयरनेस है, बहुत सारी बातें हम करते हैं। मेनार्की से लेके मेनोपॉज तक का एक सफ़र, एक पूरे लाइफ साइकिल में एक फीमेल गुजरती है। आज इन्हीं विषयों पे बात करने के लिए स्पेशली एक साइलेंट सफरिंग जो एक फीमेल गुजरती है अबाउट द मेनोपॉज, द पेरी मेनोपॉज स्टेज, जिसके बारे में शायद उतनी अवेयरनेस नहीं है। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर ऋचा वैष्णव मैम, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है एट इटर्नल हॉस्पिटल जवाहर सर्कल एंड सांगानेर। वेलकम मैम। मैम को मोर देन 15 years ऑफ एक्सपीरियंस है। मैम डील कर रही है अबाउट ऑल द हार्मोनल चेंजेस ऑफ फीमेल इज गोइंग थ्रू एंड शी इज सपोर्टिंग सो मेनी फीमेल्स टिल नाउ। मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू, इट्स माय प्लेजर टू बी हियर एंड थैंक यू रेमी फॉर इनवाइटिंग मी। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो भी पेरीमेनोपॉजल चेंजेस होते हैं उसमें जो फीमेल सफ़र कर रही हैं, और क्योंकि इस गूगल के ज़माने में, यूट्यूब के ज़माने में जितना कन्फ्यूजन उनके दिमाग में है कि क्या करें क्या नहीं करें, उन्हीं सारे सवालों के लिए आज हम यहीं हैं। तो स्टार्ट करें। मैम, जहाँ भी देखा जाता है हम काफ़ी बात करते हैं कि शादी के बाद लाइक आपके बच्चे डिलीवरीज के बारे में काफ़ी सारी बातें होती है, रिगार्डिंग दी ओवरियन सिस्ट काफ़ी सारी बातें होती है, बट ये पेरी मेनोपॉज या मेनोपॉज स्टेज जो है इसको लेकर ही बात नहीं होती है। मे बी हम खुल के बात भी नहीं कर पाते या किससे बात करें ये नहीं पता है। तो आप अगर थोड़ा सा दर्शकों को बताएं कि ये पेरी मेनोपॉज या मेनोपॉज स्टेज कब होता है, या 40s के बाद एक फीमेल के जो भी चेंजेस आते हैं उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन। देखिए, बेसिकली ये जो एज है वो 40 से हम 60 तक इंक्लूड कर सकते हैं। 40 to 50 इज बेसिकली पेरीमेनोपॉजल कि आपको आपकी ओवेरियन रिजर्व, ओवरी की क्वालिटी कम हो रही है, जिससे आपकी बॉडी में हार्मोन्स कम हो रहे हैं। और जब आपकी बॉडी में हार्मोन्स कम हो रहे हैं तो उन डेफिशिएंसी के कारण आपको डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं। किसी को, अगर हम ऊपर से बात करें टॉप फ्रॉम द बिंग, कि आपको मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको लो फील हो रहा है, यू आर फीलिंग लेस एनर्जेटिक, कभी कभी काम करने में मन नहीं लग रहा है, फीलिंग वेरी टायर्ड, तो ये आपके ब्रेन में चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ हार्मोन्स। सेकेंड, आपके अगर हम फिजिकली देखें तो आपके हार्ट में, आपके बोन्स में, आपके मसल्स में भी चेंजेस देख सकते हैं। ओवरऑल बॉडी के शेप में भी चेंजेस आ रहे हैं कि आपको लगता है मेरा एब्डोमिनल फैट बढ़ रहा है, मैं मोटी हो रही हूँ। और अगर यूट्रस और जेनाइटल ऑर्गन्स की बात करें तो किसी किसी को बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है, किसी को कम ब्लीडिंग हो रही है, और किसी को पीरियड बहुत लेट आ रहे हैं कि 2 मंथ 3 मंथ में पीरियड आ रहे हैं। तो कुछ लोगों को लग रहा है कि इट इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, बट आई वुड सजेस्ट कि आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि नाउ देयर इज सर्टेन चेंजेस इन माई बॉडी,
तो आप सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपना रूटीन हेल्थ चेकअप कराएं और देखें कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो एक नॉर्मल चेंजेस हैं कि उसके साथ कुछ डिजीज़ या बीमारी भी जुड़ी हुई है। सो मैम, जो मैंने आपके इस बात से समझा कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आफ्टर 40 एक हेल्थ चेकअप कराना, हेल्थ चेकअप ऑफ कोर्स हेल्थ चेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। 40 के बाद आप शेड्यूल कर लें कि एक बार गायनिक विजिट होनी चाहिए, जीन एग्जामिनेशन होना चाहिए, और जो भी रूटीन हेल्थ चेकअप है, अगर मैं रूटीन हेल्थ चेकअप की बात करूं तो आपका ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होना चाहिए। 40 के बाद आप मैमोग्राफी भी करा सकते हैं। आपका इंटरनल सोनोग्राफी होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी, जिसमें हम यूट्रस और ओवरी दोनों के साइजेस को देखते हैं। यूट्रस में किसी तरह की गठान या लंप ये है, और एंडोमेट्रियल थिकनेस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन इज सर्विक्स एग्जामिनेशन, सर्वाइकल स्क्रीनिंग, जहां हम सर्विक्स को एग्जामिन करते हैं वहां पे कोई गठान तो नहीं है, कोई लेजन तो नहीं है, और सर्वाइकल स्क्रीनिंग के लिए पाप स्मीयर एग्जामिनेशन भी करते हैं, और जिससे हमें कैंसर का अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस होता है। तो ये रूटीन एग्जामिनेशन है। एंड अदर टेस्ट आर द ब्लड टेस्ट, जिससे आपकी रूटीन हेल्थ पता चल रही है, लाइक CBC, RFT, LFT, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड, B12, विटामिन D3। तो ये आपके रूटीन चेकअप एंड हार्ट एग्जामिनेशन में 2D को, और जो भी आपका रूटीन टेस्ट होता है। तो दीज टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट यू शुड कंसल्ट विद द डॉक्टर, एंड जो भी टेस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो आप करें। ग्रेट। तो मैम, हमने सबसे पहले पता कि अवेयरनेस होना चाहिए हमें, राइट, एंड एज मोटा मोटा हमने जान लिया 40 to 60। इसके बाद आपने बताया कि प्रिवेंशन के लिए हम क्या करेंगे। अब सपोज कीजिए कि अल्ट्रासोनोग्राफी, जैसे कि आपने बताया, TVS अंदरूनी सोनोग्राफी हुई, उसमें क्या क्या ऐसी चेंजेस आए, तो लाइक बहुत कॉमन हम सुनते हैं कि यूट्रस निकाल के बाहर कर देना, बट यू कैन अंडरस्टैंड अ फीमेल जो 40 से 45 के एज में है, अगर उसको ये चैलेंजेस हो रहे हैं, अभी मैरिजेस भी इतने इनसिक्योर होने लगे हैं, इतनी सारी चीज़ें सोसाइटी में चल रही है, तो बहुत सारे चैलेंजेस के बीच में एक फीमेल आ जाती है। तो क्या अगर रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ी आती है या यूट्रस रिलेटेड कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो इसके बाद का स्टेज क्या होगा? देखिए, इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या सिम्टम्स है, क्या लक्षण है, उस लक्षणों को अपने डॉक्टर से डिस्कस करें। सेकंड, आपके जो सोनोग्राफी है और आपकी जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुई है उसमें क्या रिपोर्ट है। अगर आपके स्क्रीनिंग में या टेस्ट में कोई ऐसी बीमारी आ रही है जिसका इलाज यूट्रस रिमूवल ही है, लाइक इट इज सर्वाइकल कैंसर, इट इज एंडोमेट्रियल कैंसर, तो आपको सेकंड थॉट देना ही नहीं है। ऐसे भी पेशेंट हैं जो रूरल एरिया से है, जो इस बड़ी बीमारी के साथ आते हैं और उनको इतना डर है सर्जरी का कि वो सोचते नहीं ऐसे ही हो जाएगा। बट यस, अगर आपको कोई भी बड़ी बीमारी डायग्नोज हो रही है तो आप सर्जरी से ना करें, है ना, सर्जरी से, बल्कि आप जल्द से जल्द बचेंगे और आपकी बाकी की जो लाइफ होगी वो बहुत अच्छी होगी। द सेकेंड ग्रुप ऑफ पीपल जिनको सिर्फ हार्मोनल चेंजेस हैं, उनको कोई भी बड़ी बीमारी नहीं है, उस हार्मोनल चेंजेस में उनको अगर बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो वो उससे परेशान है। अगर वो उससे परेशान है तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है कि आप सोनोग्राफी कराएं। अगर सोनोग्राफी में कुछ भी बड़ा बीमारी नहीं है, इट इज हार्मोनल चेंजेस, तो हैवी ब्लीडिंग के लिए आप और एडवांस टेस्ट करा सकते हैं, दैट इज द हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी मीन्स कि यूट्रस का कंप्लीट कैमरा एग्जामिनेशन, जिसमें कोई स्कार नहीं है, कोई इंसिजन नहीं है, इट्स जस्ट ए डे केयर प्रोसीजर। आप इस प्रोसीजर से हार्डली इसमें 20 to 30 मिनट लगते हैं और सेम डे में आप डिस्चार्ज भी हो जाते हैं। अगर ये टेस्ट आपका नॉर्मल है तो आप मेडिसिन लें, मेडिसिन से आपको रिलीफ आ जाता है। मेडिसिन के बाद सेकेंड है, आप मिरेना भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मिरेना से आपको रिलीफ आ गया तो वेल एंड गुड। अगर सारी मेडिसिन ट्राई करने के बाद भी आपको हैवी ब्लीडिंग चल रही है तो फिर मैं सजेस्ट करूंगी कि ऐसे लोगों के लिए जो सर्जरी है, यूट्रस रिमूवल सर्जरी, जिसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इज बेटर देन द ओपन सर्जरी, दे शुड थिंक अबाउट दिस सर्जरी। क्योंकि इतनी सफरिंग कि आप इतनी मेडिसिन ले रहे हो फिर भी आपकी ब्लीडिंग ठीक नहीं हो रही और आप सोच रहे हो एक दिन पीरियड चला जाएगा, तब तक आपकी स्टेज क्या हो गई, यू हैव लॉस्ट सो मच ब्लड, जिसके कारण आपको एनीमिया है, वीकनेस है, और आप मेंटली और फिजिकली बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो मेडिसिन ट्राई करिए, उसके बाद आप मिरेना भी ट्राई कर सकते हैं, और उसके बाद अगर नहीं ऑप्शन है तो यू शुड गो फॉर सर्जरी। ओके, तो मैम, सर्जरी सुनते ही डर, यू कैन अंडरस्टैंड, लोगों के दिमाग में डर, हॉस्पिटल का नाम सुनते ही डर आता है, तो सर्जरी सुनते से ही डर तो आता ही है। तो अगर ये जैसे आपने बोला कि एक ओपन भी करते हो आप और एक लैप्रोस्कोपी कली सर्जरी भी करते हैं, तो थोड़ा सा अगर हमें और डिटेल में बताएं कि ये लैप्रोस्कोपिक सर्जरी किस तरीके से, या जिससे हमारी आम जनता समझ में आए कि किस तरीके से आप करते हैं, या कितना स्टार रहते हैं, रिकवरी पीरियड क्या होती है। देखिए, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को एक की होल सर्जरी भी कहा जाता है, कि ये मतलब इसमें इंसिजन कोई भी बड़ा नहीं है, सिर्फ होल्स टाइप के छोटे छोटे इंसिजन है, 3 या 4 पोर्ट के थ्रू हम करते हैं ये सर्जरी मिनिमम।
तो उसमें एक तो स्कार नहीं आया, कोई भी बड़ा स्कार नहीं, हीलिंग और रिकवरी वेरी फास्ट है। जैसे अगर आज हमने सर्जरी की तो कल तक तो पेशेंट चलने फिरने लग जाएगा, एंड आफ्टर 48 आवर्स वी कैन डिस्चार्ज द पेशेंट। ग्रेट। दे कैन डू देयर रेगुलर एक्टिविटीज एट देयर होम, जो भी वो रेगुलर काम करते हैं वो सब कर सकते हैं। कोई ऐसा बहुत मेजर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, ना तो डाइट में है ना तो फिजिकल एक्टिविटीज में है। इफ यू दे आर थिंकिंग अबाउट टू रिज्यूमिंग वर्क, तो वो उनकी जो फिटनेस है उसके अकॉर्डिंग वो 2 to 3 वीक्स के बाद अपना वर्क विथ मिनिमम एफर्ट ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हैज मेड एवरीथिंग वेरी इजी। मतलब पहले वो सर्जरी होती थी कि इतना बड़ा इंसिजन आता था, उसके बाद पेशेंट को बोला जाता था 1.5 महीने तक आपको बेड रेस्ट करना है, आप कहीं नहीं जा सकते थे, जिससे पेशेंट के दिमाग में बहुत डर है। लेकिन नाउ बिकॉज थिंग्स आर सो इजी, और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में कॉम्प्लिकेशंस भी रेट बहुत कम हो गए बिकॉज ऑफ द एक्सपर्टीज। आपका कैमरा, आपका सिस्टम, सब कुछ इतना एडवांस हो चुका है कि आपको वैसे भी खतरा कम हो गया। तो इसलिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इज बेटर। जितने भी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो नाउ दे आर प्रेफरिंग एंड एडवाइजिंग लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो ओपन सर्जरी का ज़माना बहुत दूर हो गया है। इट इज़ ओनली देयर आर सर्टन केसेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, वहाँ पे ही ओपन सर्जरी एडवाइस की जाती है। ग्रेट। तो मैम इसका मतलब कि हमारी जॉब अभी, छुट्टियां हर किसी के लिए बहुत डिफिकल्ट है मिलना, तो लैप्रोस्कोपी सर्जरी करके हम अपनी जॉब भी बचा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये नहीं सोचना है कि अरे मेरी सर्जरी होगी फिर मैं 1.5 महीने छुट्टी लूंगी, बच्चों को कैसे देखूंगी, घर कैसे देखूंगी, जॉब कैसे करूंगी। नाउ द थिंग्स आर वेरी इजी। वेरी इजी। तो मैम ये तो हो गया अब सर्जरी के बाद, लाइक गेटिंग द यूट्रस रिमूव्ड, तो उसके साथ आई एम श्योर कि काफ़ी सारे साइकोलॉजिकल चैलेंजेस भी अ फीमेल माइट बी सफरिंग। सो इसको आप कैसे हेल्प करते हो अपने पेशेंट्स? देखिए दोनों केस की बात कर सकते हैं ना। मेनोपॉज मीन्स सर्जिकल मेनोपॉज कि इफ आपका यूट्रस रिमूव हो गया जी। सेकेंड इज नेचुरल मेनोपॉज कि अपने आप आपके यूट्रस ने काम करना बंद कर दिया है, नाउ द हार्मोन्स हैज बीन डिक्रीज्ड। लेकिन अगर हम यूट्रस रिमूव करते हैं तब भी हम कोशिश करते हैं कि अगर ओवरीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो ओवरी को सेव करके रखिए, और नेचुरल मेनोपॉज में भी ओवरीज रहती है ना। तो थोड़ा थोड़ा हार्मोन्स आपकी बॉडी में रहता है जो आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है। लेकिन फिर भी अगर आप उसको कंपेयर करेंगे 20s और 30s के कंपैरिजन में, तो आपकी बॉडी में हार्मोन्स लेवल अब डिक्लाइन होने लगा है, जिसके कारण आपको चेंजेस आ रहे हैं, जो कि मैंने पहले भी बताया कि आपको मूड चेंजेस आ रहे हैं, आपको वीकनेस लग रही है, यू आर फीलिंग टायर्ड, है ना, योर एनर्जी लेवल इज लो। तो इन सारे के लिए जो फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि सबसे पहले आप योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन और अपने डाइट पे ध्यान दें। लेकिन ये सारा कुछ पेशेंट है जो ये सारा करने के बाद भी फील करते हैं कि नहीं मैम आई एम डूइंग एवरीथिंग बट आई एम नॉट फीलिंग गुड। तो देयर आर मेनी मेडिसिन दैट कैन हेल्प यू, है ना। उसमें नॉन हार्मोनल मेडिसिन भी है, उसमें हार्मोनल मेडिसिन भी है। तो फर्स्ट वी कैन ट्राई नॉन हार्मोनल मेडिसिन, क्योंकि हार्मोन्स के थोड़े से रिमोट साइड इफेक्ट, रेयर साइड इफेक्ट हैं, इट कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। बाकी जो नॉन हार्मोनल है उसमें कुछ भी रिस्क नहीं है, उससे भी आपको जितने भी सिम्टम्स है उसमें रिलीफ मिल सकता है। और जो हार्मोनल है उसको भी आप, अगर बहुत सीवियर कंडीशन है कि हॉट फ्लैशेस बहुत आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है और ड्राइनेस है, विजाइनल ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, तो यू कैन यूज़ मेडिसिन, यू कैन यूज़ हार्मोन्स ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सीरियस साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आप हार्डली 2 to 3 मंथ के लिए यूज़ कर सकते हैं तो वो आपको ऑफकोर्स बेनिफिट देगा। ग्रेट। तो मैम जैसे आपने कहा कि वेजाइनल ड्राइनेस, सो आफ्टर द सर्जिकल मेनोपॉज, डज इट इफेक्ट द conjugal life between the partners? यस, वेजाइनल ड्राइनेस या नेचुरल मेनोपॉज के बाद भी अगर आपके वेजाइना की हेल्थ इज नॉट गुड, लाइक अगर वेजाइनल ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, लैक ऑफ डिज़ायर है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशनशिप है उसको अफेक्ट कर रही है। सो वी हैव ऑप्शंस फॉर दोज प्रॉब्लम्स ऑल्सो, कि हम लुब्रिकेंट्स दे सकते हैं या हार्मोन्स दे सकते हैं एज पर पेशेंट डिज़ायर। So basically, if they come to the expert, people have solution for every. people have solution, and इसलिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है बात करना। अगर आपको लगता है मैं घर में किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ कि जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसका क्या सॉल्यूशन है, ऐसे ही चलता रहेगा, तो आप कम से कम एक्सपर्ट से मिलें, उनको अपनी सारी प्रॉब्लम 1 by 1 बताएं, उनके प्रॉब्लम्स में बिलीव करें, उस प्रॉब्लम्स को, उसके लिए जो सॉल्यूशन बताया उसको एक बार ट्राई करें। अगर आप ट्राई करते हैं तो आई बिलीव कि आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। सो बात करने से ही बात बनेगी। यस, बात करने से ही बात बनेगी। और इसके आज हमने ये वीडियो बनाया है कि हम इस टॉपिक में बात करें ताकि लोगों को लगे कि दिस इज नॉट समथिंग वेरी ऑकवर्ड, कि हम पेरीमेनोपॉजल चेंजेस के बारे में बात करें, लीडिंग के बारे में, आपकी लो एनर्जी की मैं ऐसी क्यों हो गई हो। क्योंकि घर में एक माहौल रहता है कि बस जी, मम्मियों के लिए कि मम्मी तो आजकल ऐसे ही हो गई है, उनका तो बस इरिटेबल ही रहती हैं और बात नहीं करती है और चिड़चिड़ापन है, काम ढंग से नहीं हो पा रहा है, तो यू लिसन लॉट ऑफ थिंग्स और आप पे कहीं कहीं अपने आप को ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं।
और ये समझना जरूरी है कि इट इज जस्ट योर बॉडी, और बॉडी में विद एज डिफरेंट चेंजेस आते हैं। उस चेंजेस को हमें कैसे मैनेज करना है, दैट वी शुड लर्न कि ये एक अलग स्टेज है जिसको हम ऐसे मैनेज करेंगे, लाइक वी मैनेज आफ्टर डिलीवरी टाइम, वी मैनेज आवर किड्स इन वेरी यंग एज, फिर वो बड़े होते हैं, तो उसी तरह हमें अपनी बॉडी को भी हर एज में अलग अलग चीज़ें चाहिए, उसके लिए हमें इसको मैनेज कर सकते हैं। मैम एक और बहुत कॉमन चीज़ जो हम सुनते हैं रिगार्डिंग फाइब्रॉइड्स, कि फाइब्रॉइड्स है, फाइब्रॉइड हो रही है, हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, तो इसका क्या विकल्प है, क्या करना है? देखिए, फाइब्रॉइड एक जनरली इट इज नॉन मैलिग्नेंट डिजीज। तो सबसे पहले अगर आपके फाइब्रॉइड आ गया यूट्रस में, तो आप कैंसर करके बहुत ज़्यादा डरे नहीं, है ना। फाइब्रॉइड जनरली बेनाइन होता है। फाइब्रॉइड अगर आपको कोई कंप्लेन नहीं है और आपके सोनोग्राफी में फाइब्रॉइड आ गया है, तो उस फाइब्रॉइड के लिए ट्रीटमेंट की कई बार ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर वो स्मॉल साइज़ का फाइब्रॉइड है, आप रेगुलर सोनोग्राफी और चेकअप करा के सिर्फ देख सकते हैं कि इसकी साइज़ बढ़ तो नहीं रही है, फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड, आपको कोई कंप्लेन चल रही है कि आपको ब्लीडिंग हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, और उसके साथ फाइब्रॉइड है, तो आपकी जो एज है, आपके जो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। मेडिसिन से फाइब्रॉइड डिसॉल्व नहीं होता है, बट उसकी साइज थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है, आपके सिम्टम्स कम हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत लंबा मेडिसिन ले लिया, तो यू कैन गो फॉर सर्जरी ऑल्सो, क्योंकि जो फाइब्रॉइड की सर्जरी है दैट इज लैप्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी, इट इज ऑल्सो अ सिंपल सर्जरी। उसमें भी 24 आवर्स और 48 आवर्स में डिस्चार्ज हो जाता है, और इसके लिए आपको पूरे यूट्रस को निकालने की भी जरूरत नहीं है। इफ ऑल द कंप्लेन इज ड्यू टू द फाइब्रॉइड, है ना, तो सिर्फ और सिर्फ फाइब्रॉइड को भी निकाला जा सकता है और यूट्रस को सेव किया जा सकता है। तो आजकल हम जो भी हैं वो यूट्राइन कंजर्वेटिव सर्जरी पे ही फोकस करते हैं और मोटिवेट करते हैं पेशेंट कि योर यूट्रस कैन बी सेव। अगर आपको फाइब्रॉइड है और सिंगल फाइब्रॉइड है, या आपकी एज अभी 35 to 40 है, 40 to 45 भी है, और आजकल तो एडवांस एज में भी लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं ड्यू टू देयर पर्सनल सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस, तो आप सिर्फ फाइब्रॉइड भी निकलवा सकते हैं। मेरे दिमाग में मैम वही क्वेश्चन आ रहा था कि मैंने आपके कुछ पेशेंट्स देखे हैं जो आए हैं एट लेटर एज एंड विथ फाइब्रॉइड्स, वो प्रेग्नेंट भी हुए हैं जिनका आप लोगों ने किया है, तो ये कैसे कि देखिए, फाइब्रॉइड के साथ प्रेगनेंसी भी लग सकती है। ऐसा नहीं कि आपको फाइब्रॉइड है तो आप प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकते, दिस इज नॉट एब्सोल्युटली ट्रू। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं और आप सारे कॉज आपने रूल आउट कर लिए कि ये भी प्रॉब्लम नहीं है, एग्स भी बन रहे हैं, ट्यूब्स भी ओपन है, फिर हम सोच सकते हैं कि फाइब्रॉइड कुछ प्रॉब्लम कर रहा होगा, और अगर फाइब्रॉइड की साइज बड़ी है तो आप फाइब्रॉइड रिमूवल के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसे पेशेंट भी आते हैं जो उनको कभी नहीं पता होता कि उनके फाइब्रॉइड है, और जब हम फर्स्ट सोनोग्राफी करते हैं प्रेगनेंसी की, तब हमें पता चलता है कि शी इज डायग्नोज्ड विद फाइब्रॉइड ऑल्सो। तो उन पेशेंट को हम यही काउंसिल करते हैं कि आपकी फाइब्रॉइड के साथ भी प्रेगनेंसी इजीली कंटिन्यू रह सकती है, और हो सकता है फाइब्रॉइड आपको प्रॉब्लम ना करे। और ड्यूरिंग, अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो नो इशू, अगर आपका सिजेरियन है तो उस समय फाइब्रॉइड को निकालने का भी ऑप्शन रहता है, और नहीं तो आप आफ्टर डिलीवरी इस फाइब्रॉइड को निकलवा सकते हैं। ग्रेट मैम। मैम आपने जैसे हमारे मेनोपॉज, सर्जिकल मेनोपॉज, नॉन सर्जिकल मेनोपॉज के बारे में बता दिया, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स, इसे सारे सॉल्यूशंस दे दिए। तो इसके साथ जो मतलब एज अ फीमेल मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि अभी सर्वाइकल कैंसर, ये कैंसर वाला चीज़ इतना बढ़ गया है ना कि एनीथिंग हैपनिंग इन द बॉडी सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि कैंसर तो नहीं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स क्या लेने चाहिए, जैसे कि आपने पहले बताया हेल्थ चेकअप का, तो अगर किसी का सर्जरी हुआ उसके बाद बायोप्सी में रिपोर्ट्स अच्छे नहीं आए, कोई भी कैंसर का आया, तो उसको आप लोग कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, अगर सर्जरी करने से पहले ये थोड़ा सा सस्पेक्ट है कि इट कैन बी मैलिग्नेंट, तो हम पहले से ही इन्वॉल्व करते हैं अपनी ऑन्कोलॉजी टीम को, और जो बेस्ट सर्जरी होती है उस पेशेंट के लिए वो सर्जरी करते हैं। एंड इफ इट टर्न्स आउट टू बी मैलिग्नेंट डिजीज, तो उसमें यही है कि जो पोस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट चाहिए, वेदर इट इज कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, और मे बी कि आपकी सर्जरी में सारे के सारे जो लीजन्स थे वो पूरे के पूरे निकल गए, तो नाउ यू डोंट नीड एनी ट्रीटमेंट और आप बिल्कुल कैंसर फ्री हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। दूसरा, इट इज़ वेरी गुड टू नो दैट कि सर्वाइकल कैंसर विच इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन वर्ल्ड, उस सर्वाइकल कैंसर के लिए नाउ वी हैव वैक्सीन। वो वैक्सीन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है जब आप 9 to 13 ईयर्स की एज में लगवाते हैं। तो आपकी अगर बच्ची हैं तो उनको आप ज़रूर इस वैक्सीनेशन लगवाने के लिए एनकरेज करें। अब ये जो वैक्सीन है वो 9 to 13 तक तो मोस्ट इफेक्टिव है, लेकिन 9 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स तक की जो फीमेल है वो इस वैक्सीन को रिसीव कर सकती है, जिससे उनका जो रिस्क है HPV डिजीज़ के लिए वो कम होगा और सर्वाइकल कैंसर के लिए भी कम होगा। लेकिन अगर आप एक बार सेक्सुअली एक्टिव होने के बाद इस वैक्सीन को रिसीव करते हैं, या आपने इस वैक्सीन को ऑलरेडी रिसीव कर लिया है, दिस कैन नॉट रिप्लेस योर स्क्रीनिंग। आपने वैक्सीन लगा ली है,
आई होप कि आपको 100% प्रोटेक्शन देगा और आपको ये डिजीज़ नहीं होगी। लेकिन इसके साथ आप स्क्रीनिंग हमेशा कराएं। आप एक बार अगर 3 to 4 ईयर से सेक्शुअली एक्टिव हैं, मैरिड है, तो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग होती है, दैट इज़ अ सर्वाइकल एग्जामिनेशन। और उसके साथ जो पैपिस्मियर और लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी भेजते हैं वो आपको रेगुलरली कराने ही है 3 to 4 ईयर्स में, और HPV DNA टेस्ट भी करा सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज मैं ये देना चाहती हूँ कि सर्वाइकल कैंसर के लिए वैक्सीन है, वो वैक्सीन बहुत ईजिली अवेलेबल है, उस वैक्सीन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगाएं। लेकिन अगर आपने वैक्सीन लगा लिया है तब भी आपको सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए ज़रूर जाना है और एक पर्टिकुलर एज के बाद अपनी स्क्रीनिंग रेगुलर कराते रहना है। थैंक यू सो मच मैम, हमारे साथ इतनी सारी बातें करने के लिए, इतने सारे अवेयरनेस के टिप्स देने के लिए। आज हमने बहुत सारी चीज़ें जानी अबाउट द फीमेल हेल्थ, अबाउट द मिसकंसेप्शंस, अबाउट द मिथ्स, अबाउट द फैक्ट्स रिगार्डिंग मेनोपॉज, पेरीमेनोपॉज, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। बहुत सारे नॉलेज हमें दिया हमारे ही अपने डॉक्टर रिचा मैम ने। अब आपको अगर कोई भी सवाल है, मैम से कोई भी कंसल्टेशन करनी है, तो प्लीज़ कम टू इटर्नल हॉस्पिटल। मैम अवेलेबल है हमारे OPD में बिटवीन 9 to 3 एवरी डे फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। एंड आपको और भी कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और जिन्हें इस हेल्प की ज़रूरत है उन्हें तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।